नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डिसाइड्स। मैं हूं अजीत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने चुनावी वादों को एक एक कर पूरा करने में जुटे हुए हैं और इसके लिए वो उन फैसलों को लेने से भी परहेज नहीं कर रहे हैं जिससे खुद उनकी पार्टी के नेता प्रभावित हों। मसला दागी जनप्रतिनिधियों का है, जिसे लेकर मोदी ने चुनाव के दौरान ये कहते हुए अपना रुख साफ किया था कि वो सत्ता में आने पर जनप्रतिनिधियों के मामलों को 1 साल के भीतर निपटाएंगे। अब जबकि मोदी पीएम बन चुके हैं तो इस दिशा में काम भी उन्होंने शुरू कर दिया, लेकिन सवाल यह है कि क्या ये राह इतना आसान है? देश के प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी ने अपने अब तक के छोटे से कार्यकाल में कई ऐसे फैसले किए हैं जिससे साफ साफ ये संकेत मिल रहे हैं कि मोदी हर क्षेत्र में बड़े सुधारों के पक्षधर हैं। मोदी अपने कई चुनावी वादों पर काम उन्होंने शुरू कर दिया है। संसद और विधानसभाओं को दागियों से मुक्त करने की कवायद भी इसी का एक हिस्सा है, लेकिन ये रास्ता चुनौतियों और मुश्किलों से भरा हुआ है। ये चुनौतियां घर के बाहर की नहीं बल्कि घर के अंदर की भी हैं। लोकतंत्र के मंदिर के शुद्धिकरण की बारी, मोदी की बड़ी तैयारी। चुनाव में किए वादों की गंभीरता अक्सर चुनाव के बाद खत्म हो जाती है। फिर किसे याद होता है क्या कहा क्या नहीं कहा, लेकिन नरेंद्र मोदी के साथ ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि मोदी ने सत्ता संभालने के बाद कई ऐसे फैसले किए हैं जिन्हें लेकर खुद उनकी पार्टी के भीतर ही मुंह बिचकाने वालों की कमी नहीं रही है। काले धन के मसले पर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे की ताजा टिप्पणी भी इसी का हिस्सा है, लेकिन मोदी को इससे फर्क नहीं पड़ता। वो अपने एक और चुनावी वादे को अमली जामा पहनाने की ओर बढ़ चले हैं। ये वादा है संसद और विधानसभाओं को दागियों से मुक्त करने का, लोकतंत्र के शुद्धिकरण का, एक स्वस्थ व्यवस्था की कल्पना का। सो मोदी ने साफ साफ कह दिया है कि दागी सांसदों और विधायकों के केस को 1 साल के भीतर निपटाए जाने की पहल होनी चाहिए और इसके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनने चाहिए। नेताओं के खिलाफ दर्ज आपराधिक मुकदमों के फैसलों में होने वाली देरी पर चिंता जताते हुए पीएम ने केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद से कहा है कि कानून मंत्रालय एक ऐसा खाका तैयार करे जिससे ये तय हो कि इन मुकदमों की सुनवाई और उन पर फैसले की प्रक्रिया को किस तरह तेज बनाया जाए। लोकसभा चुनाव की कैंपेनिंग के दौरान नरेंद्र मोदी ने अपने भाषणों और इंटरव्यू में कई बार ये कहा था कि नेताओं के खिलाफ दर्ज मामलों की सुनवाई तेज किए जाने की जरूरत है ताकि लोकतंत्र के मंदिर को दागियों से मुक्त किया जा सके। कानून मंत्रालय पहले ही इससे जुड़े कुछ प्रस्तावों पर काम करना शुरू कर चुका है। एक विकल्प ये है कि मार्च महीने में सुप्रीम कोर्ट को दी गई विधि आयोग की सिफारिशों पर अमल किया जाए। विधि आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि मौजूदा सांसदों या विधायकों के खिलाफ अगर आरोप तय किए जा चुके हों तो उनके मामलों के ट्रायल में तेजी लाकर मुकदमे का निपटारा 1 साल के भीतर करना चाहिए। रिपोर्ट के मुताबिक अगर 1 साल के भीतर ट्रायल पूरा न हो तो सांसद और विधायक को 1 साल की अवधि पूरी होने पर अयोग्य घोषित कर दिया जाए या सांसद विधायक का संसद में वोट देने का अधिकार और वेतन भत्ते 1 साल की अवधि पूरी होने पर निलंबित कर दिए जाए। यानी उपाय भी हैं और इच्छा शक्ति भी, लेकिन फिर भी सवाल ये कि क्या मोदी के लिए ये कर पाना आसान होगा ऐसे वक्त में जबकि सबसे ज्यादा दागी सांसद खुद बीजेपी के खेमे में है। जरा आंकड़ों पर गौर करिए। एडीआर के आंकड़े बताते हैं कि बीजेपी के कुल 282 सांसदों में से 98 के ऊपर आपराधिक मामले चल रहे हैं, जिनमें से 63 सांसद गंभीर अपराध के आरोपी हैं। वैसे पूरे संसद में फिलहाल 543 सांसदों में से 186 सांसदों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। लोकसभा में कुल निर्वाचित सांसदों में से 11% यानी 57 सांसद ऐसे हैं जिनके खिलाफ चार्ज फ्रेम हो चुके हैं। इनमें सबसे ज्यादा बीजेपी के 24 सांसद हैं, जबकि दूसरे नंबर पर बीजेपी के सहयोगी शिवसेना के 5 सांसद हैं, जबकि एनडीए की सहयोगी एलजेपी का 1 सांसद है। यानी कुल 30 सांसद ऐसे हैं जिन पर आरोप तय हो चुके हैं और वो एनडीए से ताल्लुक रखते हैं। इतना ही नहीं, केंद्र सरकार के मंत्रियों में भी 13 मंत्रियों पर आपराधिक मामले चल रहे हैं, जबकि 8 मंत्री ऐसे हैं जिन पर गंभीर आपराधिक मामले हैं। यानी शुद्धिकरण का ये अभियान इतना आसान नहीं है, खासकर ऐसे वक्त में जबकि खुद सत्ताधारी पार्टी पर ही इस अभियान का असर सबसे पहले होगा। बावजूद इसके मोदी अगर इस दिशा में आगे बढ़ते हैं तो यकीनन इसका स्वागत होना चाहिए, लेकिन इसके साथ ही प्रधानमंत्री को आने वाली चुनौतियों के लिए भी तैयार रहना होगा जो घर के बाहर से नहीं घर के भीतर से उठने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और हमारे साथ खास मेहमान हैं लखनऊ से यूपी बीजेपी के प्रवक्ता विजय बहादुर पाठक और कांग्रेस नेता सत्यदेव त्रिपाठी। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का हमारे इस खास कार्यक्रम में।
विजय बहादुर पाठक जी, आपने रिपोर्ट तो सुनी ली। ये जो शुद्धिकरण की प्रक्रिया है, ये कितना प्रभावी हो पाएगा और कैसे संभव हो पाएगा? देखिए जी, जो रिपोर्ट सुनी उसी के आधार पर मैं कह रहा हूं कि यह स्वाभाविक है कि चुनौती भी है और बड़ा काम है, लेकिन करना तो पड़ेगा। कहीं से तो शुरुआत होनी चाहिए। यद्यपि इन सारे चीजों में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, मोदी सरकार है, उसमें स्वाभाविक है भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के सांसद अधिक जीत के आए हैं, तो ये परिस्थितियां हैं, पर ये होना चाहिए। और होने की पहल बिना इसके कि हमारे लोग लाभान्वित होंगे, कि हमारे लोग उस दायरे में आएंगे, इससे परे हटकर जब सरकार चलाने की स्थिति होती है, तो एक बार उन्होंने कहा था, और जब केंद्रीय संसद दल की बैठक के पहले जब वो नेता चुने जा रहे थे, तो उस समय उन्होंने ये इच्छा व्यक्त की थी जी। और सरकार की पहल का यह स्वागत योग्य कदम है। हम तो चाहते हैं कि इन 5 वर्षों में भारत की संसद और भारत की सरकार जी बाकी लोगों पर भी, जो तमाम 20-20 साल 25-25 साल के मुकदमों से जो आम आदमी परेशान है, उसको भी निजात मिलनी चाहिए। स्वाभाविक रूप से जो जनप्रतिनिधि हैं, जो जिम्मेदार पदों पर बैठे लोग हैं, उनके बारे में यदि कोई न्यायालय में मामला विचाराधीन है, उसको फास्ट ट्रैक कोर्ट में ला करके उसको जल्दी से जल्दी निस्तारण होना चाहिए। अगर वो दोषी है तो उस प्रक्रिया के तहत उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि जब जब ये सवाल उठता है, तब तक ये सवाल उठता है कि साहब वो बीजेपी के इतने, एनडीए के इतने, कांग्रेस के इतने, ये आप कहना चाह रहे हैं कि इन सबसे ऊपर उठकर ये निर्णय लिया गया है। भले ही अपने घर के लोग इसमें शामिल हों, लेकिन इस तरह के निर्णय लेने में मोदी जरा भी हिचकिचाते नहीं दिख रहे हैं। सत्यदेव त्रिपाठी, कितना स्वागत किया जाना चाहिए इस पहल का? देखिए, ये पहल अपने आप में अच्छी है, लेकिन इसकी दृढ़ इच्छा शक्ति कितनी है? क्योंकि सबसे ज्यादा उन्हें, आपने जैसा अपनी रिपोर्ट दिखाई है, सबसे ज्यादा उन्हें अपने घर में ही निपटना पड़ेगा। तो इसका श्रेय भी वो ले रहे हैं। 8 मंत्रियों पर जिस तरह के आरोप हैं जी, तो हम तो ये मान के चलते हैं कि ये शुद्धिकरण का अभियान चले। कहीं न कहीं लोकतंत्र में जनप्रतिनिधि एक ऐसी स्थिति में आ जाए कि आम आदमी उनकी तरफ उंगली उठा के इन्हें कह सके कि ये अपराधी आज हमारे भाग्य विधाता बने हुए हैं। तो ये चलना चाहिए, लेकिन अब देखना है कि ये केवल वादा है, केवल ये नारेबाजी है, या इसके पीछे दृढ़ इच्छा शक्ति भी है। अगर दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ किया गया तो ये एक अच्छा कदम होगा। सत्यदेव जी, आपकी जो भाषा भाव भंगिमा है, वो ये जाहिर कर रही है कि हो तो भी वाह वाह, ना हो तो भी वाह वाह, इस तरह की बात नजर आ रही है। क्या चूंकि कांग्रेस के सांसद कम हैं, क्या कांग्रेस के सांसद कम हैं, इसलिए आप इस तरह की भाषा का उपयोग कर रहे हैं? एक कहावत है इंग्लिश में, ही दैट इज डाउन नीड्स फियर नो फॉल। नहीं, आप गलत कह रहे हैं। कम सांसद हैं, इसमें से कुछ चले भी जाएंगे तो कोई असर नहीं होगा पूरी तरह से जी। मैं इसलिए कह रहा हूं, नहीं देखिए, मैं जो कह रहा हूं उसको फिर दोहरा रहा हूं कि जनप्रतिनिधियों के शुद्धिकरण का मामला आज पूरे देश और समाज के सामने है, और उसको समाज के सामने जितना जल्दी शुद्धिकरण हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कम्युनिस्ट पार्टी हो, लेकिन इसमें दृढ़ इच्छा शक्ति दिखानी होगी जी। दृढ़ इच्छा शक्ति की कमी अभी से कांग्रेस को नजर आने लगी है। विजय बहादुर पाठक जी, इसलिए कि महंगाई को ही देख लो ना, 120 रुपया टमाटर बिक रहा, कहां रुकी महंगाई? दरअसल दिक्कत क्या है कि लोकतंत्र में 5 वर्षों की सरकार चुनी जाती है और थोड़ा किसी नई सरकार को समय देना चाहिए काम करने का। और कांग्रेस पहले दिन से ही जो महंगाई, जिस दृढ़ इच्छा शक्ति की बात कर रहे हैं, ये जो पहल मोदी जी ने की है, ये पहल तो इनकी सरकार भी 10 वर्ष तक कर सकती थी। अगर हमने एक पहल की है, और मैं सत्यदेव जी का स्वागत करूंगा कि इन्होंने इसकी स्वागत किया, और विपक्ष में है इसलिए इतना जताना भी जरूरी है कि भाई इसमें दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए, वो कोई जायज नहीं है। लेकिन राजनीति का में अपराधीकरण खत्म हो, मुझको लगता है कि सामान्य तौर पर अगर आप इसका सर्वे करेंगे तो सामान्य राय यही है कि राजनीति का अपराधीकरण बंद होना चाहिए, और उसके लिए जो भी प्रयास होंगे वो प्रयास होने चाहिए। मोदी जी ने एक पहल की है। पाठक जी, सवाल है कि 186 सांसद हैं कुल जो आपराधिक मामले जिनके ऊपर हैं, और इनमें सबसे ज्यादा 98 जो है वो सांसद बीजेपी के ही हैं। बीजेपी को इससे भारी नुकसान होगा, और गृह कलह जिसको बोलते हैं, घर के अंदर ही हंगामा इस बात को लेकर, क्या ये शुरू नहीं हो सकता
सकता है? अजीत जी, जब केंद्र की सरकार बनाई है हमने, तो हमारे एजेंडे में पहले भारत है, पहले भारत का निर्माण है, भारत का विकास है, और देश सशक्त होगा तो भारतीय जनता पार्टी भी सशक्त होगी। हमारा केवल यह उद्देश्य नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी सशक्त हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी का नुकसान हो, और अगर भारत का लाभ हो रहा है तो हम वो पहल करेंगे। कम से कम हम 5 साल की जो सरकार है, और अगर ये पहल होती है तो कहेंगे तो कि अपराध और अपराधी मुक्त भारत की संसद है, तो इससे देश का गौरव बढ़ेगा जी। इस लिहाज से अगर देखा जाए सत्यदेव त्रिपाठी जी, तो ये जो पहल है, इसे सिर्फ स्वागत ही नहीं किया जाना चाहिए, ग्रैंड स्वागत जिसको कह सकते हैं आप, वो ग्रैंड वेलकम कर सकते हैं, इसलिए कि जिसके ऊपर चुनौती है लॉ कमीशन भी चुनौतियों का सामना करने के बावजूद इस तरह के निर्णय लेने को तैयार है। नहीं, ये अच्छी बात है कि चुनौती का सामना, लेकिन ये सारी चीजें लॉ कमीशन भी कह चुका है। जैसे पुलिस सुधारों के बारे में सर्वोच्च न्यायालय कई बार कह चुका, लेकिन राज्य नहीं करते। आज स्थिति ये हो रही है, चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे मध्य प्रदेश हो, कानून व्यवस्था अपने बिगड़ती चली जा रही, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश तक का पालन नहीं होता। मैंने अजीत जी यही कहा कि इस निर्णय को दृढ़ इच्छा शक्ति से लागू कीजिए। ये मलाल भी होता है सत्यदेव जी कि आपकी सरकार में इस तरह की पहल हुई नहीं। ऐसा नहीं है, हमारे यहां जो पहल हुई उसी का मतलब है लॉ कमीशन ने उसी लॉ कमीशन की रिपोर्ट आपके सामने रखी है, और सारी चीजों पर लॉ कमीशन ने अपनी राय भी दी है कि 1 साल में क्या हो, उसके बाद क्या हो। अब वो लॉ कमीशन की रिपोर्ट को कार्यान्वित करने का वक्त हमें नहीं मिला, मोदी जी को मिल गया है, चलो वही करें। जी, विजय बहादुर पाठक जी, क्या कहेंगे आप? जो कुछ भी लॉ कमीशन ने कहा उस चीज को आप आगे बढ़ा रहे हैं, कोई बहुत वो बात आपकी ठीक है, सारा कुछ लॉ कमीशन में लिखा था, सारा कुछ व्यवस्थित था, तो यह पहल इनको भी करनी चाहिए थी। चलिए, इन्होंने हमारी पहल का स्वागत किया है, और मैं समझता हूं कि आगे जो स्थितियां हैं वो ठीक है, लेकिन अजीत जी ये काम होना चाहिए था, और जो काम होने चाहिए थे, छोटे छोटे मामले देश में संदेश देते हैं, और जिस तरह से मोदी सरकार उन मामलों को गंभीरतापूर्वक ग्रहण कर रही है, मुझे लगता है। और मैं आज इस बहस में एक और बात भी कहना चाहता हूं कि जो कहीं न कहीं भ्रष्टाचार में लिप्त है, जिन पर कहीं कहीं अपराधी हैं, उनको आगे के जो पद हैं उन पदों से थोड़ा वंचित किया जाना चाहिए, उनके बारे में मुकदमों को लेकर करना चाहिए। आज उत्तर प्रदेश में आपने देखा कि एक उपद्रव हुआ, उस उपद्रव के कारण एक व्यक्ति की जान चली गई, सड़क पर तांडव हुआ, और आरोप क्या था? आरोप एक मंत्री पर था कि वो कदाचार करते हुए कुछ नियुक्तियां कर रहे हैं, कुछ राजनीतिक अपॉइंटमेंट कर रहे हैं, जिसको लोग लेकर कर गुस्से में थे। नुकसान तो देश का हुआ। तो दागी जनप्रतिनिधियों से जो लोकतंत्र के मंदिर हैं उनको शुद्ध करने के लिए शुद्धिकरण की प्रक्रिया ऑपरेशन क्लीन के तहत अब मोदी चलाएंगे, और इस पर कर रहे हैं हम चर्चा। हमारे साथ 2 खास मेहमान हैं, विजय बहादुर पाठक बीजेपी के प्रवक्ता हैं, और कांग्रेस नेता सत्यदेव त्रिपाठी, दोनों लखनऊ से जुड़े हुए हैं। पाठक जी, ब्रेक से पहले जो बात हम कर रहे थे, निशिकांत दुबे बीजेपी के सांसद, उन्होंने साफ तौर पर काले धन के मुद्दे पर कहा कि काला धन कभी वापस नहीं आ सकता, जबकि सरकार इस पर बहुत एक्शन लेने के मूड में है। लगातार एसआईटी गठित हो चुकी है इस पर, और सरकार और मोदी कहते भी हैं लगातार प्रधानमंत्री कि काले धन के मुद्दे को लेकर वो सख्ती दिखाएंगे। इस तरह की बातें पहले भी आई, अभी भी सरकार के गठन के बाद भी लगातार इसकी कवायद जारी है, लेकिन इस कवायद की हवा निकालने में जुटे हैं आप ही के सांसद। ये दागियों वाला जो मुद्दा है, ये भी कहीं इसकी भेंट न चढ़ जाए, ये आशंका जता रहे हैं। अजीत जी, आपका सवाल सही है जी, और जब निशिकांत जी ने ये सवाल उठाया तो स्वाभाविक रूप से स्थिति हुई है, और वो उनके अपने विचार हो सकते हैं, पर सरकार इस दिशा में पहल कर रही है और उस दिशा में ठोस काम करेगी। और उस बोलने के बाद जो उनके पास तथ्यात्मक जानकारी थी उन्होंने बोलने के बाद जो जानकारियां भारत सरकार के पास थी, कुछ जानकारियां शेयर करने की थी, कुछ जानकारियां नहीं थी, फिर भी पार्टी ने उनको आखिर कई ऐसे मुद्दे आते हैं पाठक जी जिस पर ये अब स्थिति हो गई है कि पार्टी को बार बार ये कहना पड़ रहा है कि ये पार्टी की राय नहीं है, ये उनकी व्यक्तिगत राय हो सकती है। अनुशासन की बात करती थी पार्टी सरकार में, और अब ऐसी नौबत क्यों आ गई है कि बार बार कई मुद्दों पर उसे कहना पड़ रहा है। और काले धन के मुद्दे पर अभी आप ये कह रहे हैं, दागियों के मुद्दे पर भी कहीं ये बात ना हो जाए, यही बात हम उठा रहे हैं, यही सवाल उठा रहे हैं।
अजीत जी आपकी एकदम बात 100% सही है। और जब इस तरह के दो वक्तव्य आएंगे, दो तरह के विचार आएंगे, तो ये सवाल उठेंगे और इन सवालों का उत्तर देना पड़ेगा। आप एक तरफ उस तरह के नेता के खिलाफ कार्रवाई भी नहीं करते और ये कहकर आसानी से निकल लेते हैं कि ये उनकी व्यक्तिगत राय है, ये पार्टी की राय नहीं है, ये सरकार की राय नहीं है। काले धन के मुद्दे पर तो पलीता लगाता हुआ बयान है ना उनका, निशिकांत दुबे का। सवाल है इस तरह की स्थितियां और भी कई मुद्दों पर है और दागियों वाला मुद्दा है, उसमें भी अजीत जी, सत्यदेव जी कुछ जोड़ना चाहते हैं। जी अजीत जी, मैं यही कह रहा था। हाँ, मैं ये जोड़ना चाहता हूं कि मैंने इस शब्द का इस्तेमाल जानबूझ के किया है, दृढ़ इच्छा शक्ति का, क्योंकि इन्होंने महंगाई के नाम पर जितनी फजीयत हमारी चुनाव में की और आज महंगाई इनके रोके नहीं रुक रही। नतीजा आज उत्तराखंड की तीनों सीटों पर ये साफ हो गए। 26 बरस बाद एक सीट कांग्रेस को मिली है वापस। तो अगर जनता के बीच गलत वायदे ये करेंगे, वायदों को पूरा नहीं करेंगे, दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं दिखाएंगे, तो उत्तराखंड की तरह ये आप जोर दिया इन्होंने। निशिकांत दुबे का बयान इधर ये कह रहे हैं उत्तराखंड के लोगों का मोह भंग होता हुआ जान पड़ता है बीजेपी से। और बीजेपी के साथ, सरकार के साथ ये बात तो है पाठक जी कि लगातार इस तरह के वादे अभी भी किए जा रहे हैं, जिस तरह के वादे चुनावी दौर में किए जाते हैं वो सरकार बनने के बाद, लेकिन उनका असर होता हुआ किसी में भी नहीं दिख रहा है। जो महंगाई की बात इन्होंने की ये तो बिल्कुल आम है, सबके सामने है और लगातार रोज नई बातें आती हैं और हम इसीलिए अपने प्रोग्राम में उन बातों को रखते भी हैं कि उनका विश्लेषण हो सके कि आखिर उसमें कितना दम है और सरकार इसको लेकर वाकई गंभीर है या केवल और केवल अपनी बातें रख रही है लोगों के सामने, भविष्य के सपने दिखा रही है लोगों को। अरे भाई, सरकार गंभीर है और सरकार लगातार उस तरह का प्रयास कर रही है। आप देखिए कि अचानक एक जब हम जमाखोरों पर जब छापेमारी की कार्रवाई करते हैं, बाकी करते हैं, तो आलू और प्याज के दामों को नियंत्रण करते हैं तो टमाटर भाग जा रहा है। ये सारी परिस्थितियां हैं और जिसको लेकर के आज दिन भर कैट की जिस परीक्षा को लेकर के दिन भर विवाद रहा, वो निर्णय हमारा नहीं है, लेकिन हमसे अपेक्षा थी कि हम उस पर फैसले ले लेंगे। तो स्वाभाविक है कि मोदी जी की सरकार आई थी, लोगों को बेहतर अपेक्षा की थी कि महंगाई पर तेवर अब बहुत कम नरम पड़ रहे हैं बीजेपी के। पाठक जी, सवाल यही है, देखिए अभी जिस तरह से सवालों के जवाब आप दे रहे हैं, सत्यदेव जी मुस्कुरा रहे हैं इसी बात पर कि पहले जो तेवर हुआ करते थे उस तेवर में कमी आ रही। बहरहाल लोगों को आशा जरूर है, बिल्कुल बिल्कुल, बेहतर कैसे स्थिति जी, लोगों को आशा है और इसीलिए हम इस तरह के मुद्दे लगातार उठाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका विजय बहादुर पाठक, बीजेपी के नेता, और साथ ही सत्यदेव त्रिपाठी, कांग्रेस के नेता, इस बहस में, इस बातचीत में शामिल होने के लिए आप दोनों का शुक्रिया। इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।